तो मेरे बेटे जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है अपने पास में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स का सुपर पोजिशन इस बारे में करने वाले हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो यही है कि भाई दो वेव हैं वो किस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही होंगी। ओके बेटा, तो देखो सुपर पोजिशन के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है दो वेव का आपस में मिक्स होकर कुछ आंसर दे देना या कुछ ना कुछ बना देना, उस चीज को बोला जाता है सुपर पोजिशन। ठीक है, तो इस चीज को समझो बेटा। जब भी अपने पास में एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के अंदर में दो वेव आ रही है, एक वेव इस तरीके से, एक वेव इधर से है। ठीक है, एक वेव इधर से जा रही होगी, एक इधर से जा रही होगी, वो आगे निकल जाएगी, इधर वाली वेव इस तरफ आगे निकल। ठीक है, जब भी अपने पास में दो वेव आ रही होती हैं तो एक्चुअल आइडेंटिटी है वेव की, उसके अंदर में कोई भी चेंज नहीं आता है। एक्चुअल आइडेंटिटी वेव की जो पहले थी वही बाद में रहती है। ठीक है, एक्चुअल आइडेंटिटी सेम रहेगी। ठीक है बेटा, जब पर जिस मोमेंट पे दोनों वेव एक साथ होती हैं तो उस केस में उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड होकर सुपर इम्पोज होकर ज्यादा बन जाता है। ठीक है, इसको ही बोला जाता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। जब दोनों वेव आपस में जस्ट इस मोमेंट पे एक दूसरे के साथ में है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन किस तरीके से है। ठीक है, पहले इसके कोरस्पोंडिंग में एक डायग्राम शो करता हूं जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ सके। तो ये देखो बेटा, अपने पास में दो पल्स हैं, एक है लेफ्ट साइड की पल्स, एक है राइट साइड की पल्स। ठीक है, इस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, एक तो बेटा अपने पास में रेक्टेंगुलर वेव है और एक अपने पास में जो दूसरी वाली पल्स है वो है ट्राइंगल जैसी पल्स। ठीक है, अब ये पल्स देखो जैसे जैसे अपने पास में आगे की डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो स्टार्टिंग से समझाते हैं कि अगर ये वेव इस तरीके से जा रही है, जाने के बाद में जब आगे निकल जाएंगी उसको केस में इनकी आइडेंटिटी पे कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, पहला पॉइंट तो अपने पास में यही है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर में क्या है कि भाई जब इस केस में जो वेव की पल्स हैं जब आपस में एक दूसरे के ऊपर में जा रही होती है। ठीक है, जैसे अब दोनों की दोनों वेव पल्स आपस में मिक्स हो गई हैं तो इस मोमेंट पे इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड हो गया है। ठीक है, नीचे जो रिजल्टेंट वेव है वो बन रही है, ऊपर वाली जो दो वेव है वो इस तरीके से। ठीक है, अब इससे आगे ये वेव जैसे जैसे जा रही होंगी तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी है वो बन रही है। ये हो जाता है अपने पास में बेटा सुपर पोजिशन ऑफ वेव, दो वेव्स का सुपर पोजिशन। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो डायग्राम है वो बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट टाइम से नोट्स पढ़ो तो क्लियरिटी के साथ में पढ़ पाओ। देखो बेटा इस तरीके से सिनेरियो है। एक अपने पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में दो पल्स हैं। एक तो ऐसी पल्स है भाई रेक्टेंगल शेप में है, एक है भाई ट्रायंगुलर शेप की पल्स। ठीक है बेटा, ये वाली पल्स है राइट में जा रही है, ये वाली पल्स है लेफ्ट में। इस तरीके से पल्स जा रही है, थोड़ी सी देर बाद में दोनों के दोनों पल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे। ये राइट में जा रही होगी, ये लेफ्ट में जा रही होगी। ठीक है, इसके बाद में बेटा ये थोड़ी सी सुपर इम्पोज हो जाएंगी। ऐसा मान लेते हैं कि थोड़ी सी सुपर इम्पोज हो चुकी हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से बना देता हूं जो वेव है उनको। ये इस तरीके से है, दूसरी वाली जो वेव है वो इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है ना। एक ये वाली जो है रेक्टेंगल वाली है और ये अपने पास में ट्राइंगल शेप वाली है, ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे क्या होगा, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड हो जाएगा। तो भाई इतने से में देखो, इतने से में इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट में एडिशन नहीं हुआ तो इसका ऐसा बना रहेगा,
इतने से तक में यहाँ पे इसका ऐसा बना, ठीक है। इस मोमेंट पे इतना सा डिस्प्लेसमेंट तो इसका था और इसका ट्राइंगल जैसा शेप है वो ऐड हो गया है। इस मोमेंट पे जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा भाई, ऐसे करके डायग्राम बन जाएगा। इस साइड में उस वेव का कुछ भी मैटर नहीं है। इस मोमेंट पे जो डायग्राम है वो इस तरीके से हमने बना दिया, ठीक है। नीचे वाले को अगर मैं रब कर दूं तो इस तरीके की ये वेव है, ऐसे दिख रही हो, ठीक है। और इसको मैंने साथ में ही रख दिया। इसके बाद में क्या है कि भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। इसको डायग्राम को मैं थोड़ा सा और नीचे बना दे रहा हूं। तो भाई ये अपने पास में है ट्राइंगल वाली वेव और इसके साथ में ही है रेक्टेंगुलर वाली से। दोनों की दोनों आपस में ऐड हो चुकी हैं, दोनों का एडिशन हो गया है, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड होकर ऐसा बन, ठीक है। तो इस मोमेंट पे है जो वेव वो इस तरीके से दिख रही होगी। इसके बाद में थोड़ी सी देर बाद में बिल्कुल वो वाली वेव इस तरफ चली जाएगी और ये वाली जो वेव है ये इस तरफ चली जाएगी। चलो तो बेटा इस तरीके से अपने पास में हो रहा होता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। जो दो वेव हैं इस तरीके से एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकती है। तो एक्चुअल जो आइडेंटिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जब ऐसे करके जब घूम के निकल गई तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। जिस मोमेंट पे दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं उस मोमेंट पे इनकी जो पल्स है वो ऐसे बन गई है कि डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया है। क्लियर सी बात है, यही हो जाता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। चलो तो बेटा जो इसकी थ्योरी है वो लिख लेते हैं। व्हेन टू वेव पल्स ट्रेवलिंग in opposite direction cross each other, they retain their individual identity। इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको ऐसे ही करके रखेंगे, उस आइडेंटिटी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। खुद की शक्ल है उसको हटा देता हूं ताकि लिखा हुआ आपको साफ साफ दिख सके। however at their overlap, जहां पे आपस में ओवरलैप कर रही है, एट देयर ओवरलैप पोजीशन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल। जहां पे दोनों ओवरलैप हो रही है वहां पे जो उनकी पोजीशन है वो ओरिजिनल से डिफरेंट रहती है, ठीक है। वहां पे जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलता है ये लिख लेते हैं। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट at that instant is algebraic sum of individual displacement। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम बन जाता है, ठीक है। तो बेटा जो y का रिजल्टेंट है वो बन जाता है y1 प्लस y2, ऐसे करके रिजल्टेंट है वो बन जाता है भाई, ठीक है। तो वेव के अंदर में रिजल्टेंट बनाने का मतलब क्या है कि दोनों वेव के जो एक एक के जो डिस्प्लेसमेंट थे उनको ऐड कर दिया। अगर प्रेशर की वेव है तो दोनों के प्रेशर को ऐड करके रिजल्टेंट प्रेशर बन जाएगा जहां पे वो ओवरलैप कर रही हैं उस पोजीशन, ठीक है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली अपने पास में 3 डिफरेंट केस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में भी इन 3 डिफरेंट केस हैं, इनको ही पढ़ा जाएगा। देयर आर 3 important cases based on principle of superposition।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली 3 इंपॉर्टेंट केस है अपने पास में वो बनते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है इंटरफेरेंस। फर्स्ट जो केस है बेटा उसका नाम है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जब दो वेव हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और सेम वेवलेंथ की हैं, वो अगर आपस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती हैं तो वहां से जो बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, हियर ऐसे लिख देते हैं, हियर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। दो वेव है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम ही वेवलेंथ है, सुपर इम्पोज एंड लीड्स टू इंटरफेरेंस। ठीक है, जनरली बेटा ऐसा इसमें कंसिडर किया जाता है कि सेम फ्रीक्वेंसी है या सेम वेवलेंथ है, उनको हम इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, बट इंटरफेरेंस का कोई खास मतलब नहीं है। इंटरफेरेंस का मतलब है जो सुपरपोजिशन हो रहा है ना, उसको ही अगर वेव की टर्म्स में देखा जाएगा तो उसको ही इंटरफेरेंस बोला जाता है। बट इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन लिखी है, तो ऐसा मत मान के चलना ये एब्सोल्यूट डेफिनेशन ही है। ठीक है, दो वेव है उनका सुपरपोजिशन ही हो जाना। ठीक है, बस वेव के एस्पेक्ट में जो चीज देखी जाएगी तो उसको बोलेंगे इंटरफेरेंस, और अगर वैसे देखी जा रही है थ्योरी के एस्पेक्ट में तो उसको बोल देते हैं सुपरपोजिशन। बस इतना सा फर्क है सुपरपोजिशन में और इंटरफेरेंस में। ठीक है, इसके बाद में है भाई नेक्स्ट सेकंड केस, जिसको बोला जाता है बीट्स। दूसरा जो सुपरपोजिशन का केस पढ़ेंगे उसका नाम हम रखेंगे बेटा बीट्स। ये एक बार रुकना, अपनी शक्ल ऑन कर देता हूं बेटा ताकि मैं तुम्हें दिखता रहूं। ठीक है, बीट्स। बीट्स का मतलब क्या हो जाता है, जब दो वेव हैं, ठीक है, जिनमें स्लाइट डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में, वो अगर आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं तो उससे मिलके जो बनेगा उसको बोला जाता है बीट्स। व्हेन टू वेव्स ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज। जब दो वेव है जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम है, वो अगर आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो उससे मिलके जो बनेगा उसको बोला जाता है बीट्स। उससे अपने पास में बीट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड केस है, उसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव है, इसके बारे में भाई पढ़ा जाता है डिटेल में। ठीक है, मोस्ट ऑफ चैप्टर है उसमें तो स्टेशनरी वेव ही है एक टाइप से। ये जो चैप्टर है आधे से ज्यादा तो स्टेशनरी वेव ही है। अब से पहले जो चीजें पढ़ी हैं वो इसीलिए ही पढ़ी हैं ताकि स्टेशनरी वेव को समझ सके, एक टाइप से ऐसा मान के चल लो। ठीक है, तो बेटा स्टेशनरी वेव के बारे में समझो। हियर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड and moving in opposite direction superimpose। इस केस में क्या है कि बेटा दो वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आपस में मिक्स हो गई हैं उससे जो मिलके बनता है उसको बोला जाता है स्टेशनरी वेव। अब इन तीनों चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे इससे आगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है बेटा सुपर पोजिशन का, वो है अपने पास में इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से स्टार्ट करते हैं। स्पेलिंग भाई देख लेना, एक आधी स्पेलिंग में मेरे से गलती होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट करा है, एंशियंट टाइम से चलता ही आया ये। ठीक है, थोड़ी बहुत गलतियां करता ही रहता हूं मैं इस केस में।
देखो तो बेटा इंटरफेरेंस समझते हैं अपने पास में। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है भाई, दो वेव है आपस में उनको मिक्स होकर एक वेव बना देना, ठीक है, उसको उसको बोला जाएगा इंटरफेरेंस। क्योंकि अभी अभी रिसेंटली ही डेफिनेशन पढ़ी है, तो उस केस में ज्यादा कुछ उसके बारे में नहीं पढ़ते। इंटरफेरेंस में बेटा अपने पास में दो केस आएंगे। कोई भी दो वेव है आपस में इंटरफियर होकर एक वेव बना देती हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास में दो इंपॉर्टेंट केस आते हैं, वो केसेस के अकॉर्डिंगली इस सब को पढ़ते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है कि भाई दो वेव हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होकर एक वेव बन गई, ठीक है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। हम एक मान के चलते हैं, एक अपने पास में दो वेव हैं, दो हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव हैं, और वो आपस में आइडेंटिकल है, उनकी स्पीड स्पीड सब कुछ आइडेंटिकल है, और उनके बीच में थोड़ा सा फेज डिफरेंस है, तो दोनों आपस में सुपर इम्पोज होकर एक वेव बन गई है। तो उस केस में किस तरीके से इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी, सिंप्लिसिटी वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन है, उससे अगर दो वेव आपस में मिलती हैं तो उससे मिलके जो बनता है उसी को ही इंटरफेरेंस मान के चलते हैं। तो कंसीडर टू हार्मोनिक वेव्स, दो हार्मोनिक वेव हमने कंसीडर कर ली हैं विद सेम ओमेगा। ओमेगा सेम है मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसी। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी है या सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, चलो ठीक है। एंड सेम के जिसको बोला जाता है वेव नंबर, ठीक है। और वेव नंबर अगर सेम है तो अपने पास में ओमेगा जो लैम्डा है वो भी सेम है, ठीक है। बोथ हैव सेम स्पीड, दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, और दोनों को ऐसे डिफाइन किया गया है। पहली वाली जो वेव है वो ऐसी है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरी है वाई टू इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी कर लो भाई, थोड़ा सा इजी रहेगा, अदरवाइज कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक को मैंने मान लिया है के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो इस तरीके से मान लेता हूं, ताकि इक्वेशन लिखना थोड़ा सा इजी हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ हमने माना है, ठीक है। अगर इन दोनों का जब मैं नेट डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं तो इन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा वो लिख लेता हूं, ठीक है। द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो अगर लिखना चाहें तो हो जाता है y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ये चीज हमने पहले ही लिखी थी। ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इधर पे ए तो है बेटा कॉमन, एक है साइन कुछ, एक है साइन की कुछ वैल्यू, ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया है साइन ए प्लस साइन बी का। अब बेटा ये अपने पास में फॉर्मूला बन गया है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसको मैं रिकैप करवा देता हूं आपको, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ये होता है बेटा ये फॉर्मूला। साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला है ऐसा रहता है। अब इसके अंदर में पुट करते हैं, इसको मैंने मान लिया है ए, इसको मैंने मान लिया है बी, इधर जो कैपिटल ए है वो है कॉन्स्टेंट, तो ये बन जाता है अपने पास में टू, एक ए तो अपने पास में ऐसे रह गया साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ए एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस इस, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो अपने पास में क्या हो जाता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दो बार हो जाएगा, टू टाइम ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एक बार फाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू, और कोस इसमें से इसको जब मैं घटाऊंगा
ठीक है, या b माइनस ए है वो भी कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो भी कोस में सेम ही आंसर आता है। तो इनका जो डिफरेंस है वो आ जाता है 5/2। तो इसका जो आंसर है बेटा वो इतना सा आ जाता है। ठीक है, अगर इनिशियल फेज था अपने पास में जो इस केस में वो था अपने पास में 5, उसके अकॉर्डिंगली भी एक टर्म निकल के आ गई। इसको मैंने ऐसे लिख दिया है 2a cos ऑफ 5/2 साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। अब बेटा इस चीज को मैंने क्या मान लिया है, अब जो रिजल्टेंट वेव है वो इस तरीके से बन गई है 2a cos 5/2 प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इस चीज को बोला जा रहा है एम्पलीट्यूड। ये हो गया है इस वेव का नया एम्पलीट्यूड जिसको मैंने ए डैश से लिख दिया है साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। अब ये जो वेव है ये इस तरीके से बन गई है, ये जो वेव है ये इस तरीके से बन गई है, ये अपने पास में हो गया इस वेव का इंटरफेरेंस। तो ऐसे करके बेटा इंटरफेरेंस है वो आ जाता है। तो ये आ गया अपने पास में इंटरफेरेंस, और यहाँ पे हियर जो ए डैश है उसकी वैल्यू हो गई है 2a cos ऑफ 5/2। 2a cos 5/2 इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो नया एम्पलीट्यूड है वो बन गया है 2a cos 5/2। ठीक है, और ये जो वेव है ये इस टर्म्स में बन गई है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। तो इनिशियल फेज है जो इसका वो है 5/, ऐसे करके अपने पास में ये जो वेव है ये बन गई है। अब बेटा इस तरीके से जो वेव है इसके अकॉर्डिंगली ही अपने सारे के सारे सिनेरियो बनेंगे, इसके अकॉर्डिंगली ही अपने सारे के सारे आंसर आया करेंगे। ये भाई हाँ मेरी स्पेस में आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा था मैं इस पे। ठीक है, तो ए डैश है उसकी वैल्यू हो गई है 2a cos 5/2। इसको मैंने एक नया एम्पलीट्यूड मान लिया है, और ये अपने पास में वेव का जो ओसिलेटिंग वाला फैक्टर था वो। ठीक है, तो बेटा अब इसके अकॉर्डिंगली ही अपना इंटरफेरेंस हो गया है, दो वेव आपस में मिक्स होकर एक वेव बन चुकी। अब देखो इसमें अपने पास में अब दो केस आ जाते हैं। जब एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम बन जाए उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड होकर मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड है वो सबट्रैक्ट होकर मिनिमम बन जाए तो उसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर अपने पास में जो फेज डिफरेंस था, दोनों वेव है उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था भाई, इन दोनों वेव है इनके बीच का फेज डिफरेंस, एक ये वेव थी एक ये वेव थी, दोनों के फेज में कितना सा फर्क था बेटा, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा टी में एक्स्ट्रा 5 था, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस था 5। अगर जो अपने पास में 5 है इस 5 पे ही डिपेंडेंसी रहेगी कि वो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी या इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अपने पास में अब दो केस आ जाते हैं। अगर अपने पास में जो फाई है वो 0 है तो नया जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाता है 2a। अगर अपने पास में फाई जो है वो पाई है तो उस केस में नया जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है 0। इधर पाई/2 लिखेंगे तो कोस 90 क्या हो जाता है। ऐसे केस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो इधर वाला केस है इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो चीज है बेटा ये अपने पास में एनसीईआरटी में गिवन है दोनों चीजें। ठीक है, अब तक जो चीज पढ़ाई है एनसीईआरटी में गिवन है, और जेई मेंस के लिए और नीट के लिए एनसीईआरटी में से थोड़ी बहुत थोड़ी है कुछ काम में आ सकती है, तो वो चीज हमें बता दी। ठीक है, वो चीज मैंने बता दी है, ऐसे है बेटा। इसकी बजाय एक और सिंप्लीफाइड वे निकालते हैं जो अपने लिए और ज्यादा आसान है, जिससे हम सारे कंसेप्ट इजीली समझ सके। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने के वो वाला जो मेथड है वही करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दो ही केस इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस में, वो दो केस हैं वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंटरफेरेंस है ना उसको बोला जा रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझाता हूं भाई, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा दो वेव इस तरीके से ऐड हुई हो कि उनका रिजल्टेंट ऐड होकर मैक्सिमम बन जाए, ऐड ही होता चला जाए, ऐसे इंटरफेरेंस को बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस है, इसके बारे में समझते हैं। देखो कैसे रहता है, एक वेव है ऐसे, ठीक है, इस वेव में दूसरी वेव ऐड हुई और ये दोनों मिला के एक रिजल्टेंट सा बना देंगे जो कि हो गए तीसरी वेव। ठीक है, सबसे पहले केस में थी बेटा साइन वेव, बढ़िया कलर में सेलेक्ट कर लेता हूं, ऐसी सी साइन वेव है, दोनों के अंदर में साइन वेव है। अब बेटा दोनों की वेव मैं चाहता हूं कि ऐड हो जाए, तो ऐड कब होंगी, जब क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा और ट्रफ पे ट्रफ आएगा, उस केस में दोनों का एडिशन ही होना है भाई। ऐसे है दूसरी वेव है भाई, ऐसे एक वेव है बेटा y1, एक वेव है y2। y1 वाली जो वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है a1 और जो दूसरी वाली वेव है उसका एम्पलीट्यूड है a2। इस तरीके से दोनों वेव हैं ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेटा इसका जहां पे मैक्सिमम है उसका ही यहाँ पे मैक्सिमम है, दोनों ऐड होकर हाई बन जाएंगे। जीरो का ऐड होकर जीरो ही रहेगा, नेगेटिव में ऐड होकर और नेगेटिव है। तो इन दोनों को जब हम बेटा ऐड करेंगे तो अपना जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से आ जाएगा। ये है y की रिजल्टेंट वेव जिसको सिर्फ y से लिखा जाता है। इस केस में जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो ऐड हो गया है और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या बन गया है, a1 प्लस a2। जो रिजल्टेंट वेव बनी है ना दोनों से मिला के, इसका एम्पलीट्यूड बन गया है a1 प्लस a2। इसको थोड़ा सा ऊपर पे शिफ्ट कर दिया है। ऐसे करके हो गया है ये बेटा केस, ठीक है। अब दोनों वेव ऐसे ऐड होती हुई चली जाएंगे, ऐसे इंटरफेरेंस को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर पे जो अपने पास में रूल फॉलो हुआ है वो वाला रूल क्या है कि जो नेट रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, y1 प्लस y2 के इक्वल। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो दोनों की दोनों को ऐड होकर एक ही रिजल्टेंट बना है, ठीक है। और ये कैसे ऐड हो पाया भाई, इसका जहां पे मैक्सिमम था उसका यहाँ पे मैक्सिमम था, इसका इधर पे जीरो था वहां पे इसका जीरो। इसका मतलब ये दोनों की दोनों सेम फेज में थी, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, जीरो। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है जब फेज डिफरेंस, जब अपने पास में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो जाए दो वेव के बीच में, ठीक है। और जिस तरीके से अपने पास में जीरो होता है वैसे ही बेटा 2 पाई होता है, क्योंकि रेडियन के अंदर में जीरो के अंदर में 360 डिग्री ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई भी सेम ही चीज है। जैसा जीरो है वैसा ही 4 पाई है, वैसा ही 6 पाई है, ऐसे ही सारे के सारे हैं। तो जब अपने पास में फेज डिफरेंस जो है वो जीरो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये सब होता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या ऐसा बोल सकते हैं जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहता है। बहुत बढ़िया भाई। और इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है, उसका फॉर्मूला बनता है a1 प्लस a2। ये है अपने पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो भाई बहुत बढ़िया चीज जो है वो हमने सीख ली है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद में नेक्स्ट जो चीज लिखने वाले हैं वो है बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जिसको कि लिखा जाएगा आई से। बेटा किसी भी केस में अगर हमें इंटेंसिटी लिखनी है वेव में तो उस चीज के बारे में याद रखना है फॉर्मूला। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्क्वायर और जितना एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, इस पे डिपेंड करेगी इंटेंसिटी। क्योंकि यहाँ पे बेटा दोनों में एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सेम ही है, क्योंकि अगर दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सेम ही है, ठीक है। तो इधर से हमारे पास में क्या आ गया है कि भाई इंटेंसिटी इज
सिंस ओमेगा इज सेम, मतलब कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ऐसा बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, अब इधर से इस इक्वेशन के बारे में लिखते हैं भाई। बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। A1 एम्पलीट्यूड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी अंडर रूट I1। A2 एम्पलीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी वेव है उसकी इंटेंसिटी जो कि हो जाती है I2। ठीक है, वेव के अंदर बेटा एक इंटेंसिटी जो है उसका मतलब हो जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस बारे में याद रख लेना, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी वेव की? एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, ऐसी ये चीज रहती है इंटेंसिटी। अब बेटा मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो लेफ्ट में अंडर रूट है तो ये बन जाएगा आई मैक्स, और राइट साइड में हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 और इसका होल स्क्वायर। तो बेटा इस केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो हो जाती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ऐसे करके इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला बन जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इस तरीके से निकल के आती है। ओके मेरे बच्चे, तो ये हमने लिख दिया है। इसके अलावा दूसरे टाइप का जो इंटरफेरेंस है उसको बोला जा रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव इस तरीके से सुपर इम्पोज हुई हो कि उनका एक दूसरे को कैंसिल करना चाहें, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहें, या एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करना चाहें, ऐसी जो है अपने पास में इंटरफेरेंस है उसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो तो भाई इस केस में भी दो वेव है, उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको बना के दिखाता हूं। एक वेव, दूसरी वेव, और इधर बना देंगे रिजल्टेंट। तो भाई एक रेफरेंस लाइन, दूसरी रेफरेंस लाइन, ये है y1 y2, ये रिजल्टेंट वाला y है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी रिजल्टेंट वाले की? y1 प्लस y2 के ही इक्वल होगी। पहली वाली वेव बेटा इस तरीके से है, ठीक है, दूसरी वाली वेव है वो इस तरीके से, दोनों जस्ट अपोजिट नेचर की हैं। दोनों जो वेव हैं वो किस तरीके से हैं बेटा? जस्ट अपोजिट नेचर की वेव हैं। तो एक वेव है जो इस तरीके से, एक वेव है इस तरीके से। इसमें देख के ही पता चल रहा है कि भाई इनके बीच में फेज है वो 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का फेज है मतलब कि अपोजिट फेज है, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है। ठीक है, एक का जब प्लस आ रहा है तो दूसरे का माइनस, एक का माइनस आ रहा है तो दूसरे का प्लस आ रहा है, ऐसे फेज को ही बोलते हैं अपोजिट फेज। अब बेटा इनमें क्या है कि ये प्लस में से ये माइनस ऐड होगा तो ये पॉजिटिव है ये माइनस है, रिजल्टेंट क्या बनेगा? थोड़ा सा पॉजिटिव, इसका बनेगा थोड़ा सा नेगेटिव। इसका जो रिजल्टेंट है वो बन जाएगा A1 माइनस A2। ऐसे करके अपने पास में रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है वो बन जाता है। ऐसे इंटरफेरेंस को बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये होता है भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके अंदर में बेटा जो अपने पास में फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में, ठीक है, उसको लिखा जाएगा डेल्टा फाई, और वो रहेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में लिखा जा सकता है पाई रेडियन, उसको लिख सकते हैं 3 पाई 5 पाई, क्योंकि अगर मैं 360 ऐड कर देता हूं तो उस केस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जैसा पाई है वैसा ही 3 पाई है, वैसा ही 5 पाई। तो इसको लिखा जा सकता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई। जहां पे भी फेज डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम आ जाएगा, और उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाती है A1 माइनस A2। ये बन जाता है बेटा इस केस में एम्पलीट्यूड।
A1 माइनस A2। मिनिमम एम्पलीट्यूड है। अब क्योंकि जो इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, इसका मतलब क्या बन गया है, अंडर रूट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2। इंटेंसिटी है मतलब एम्पलीट्यूड है अंडर रूट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से मिनिमम का ऐसे लिख दिया, A1 के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे, A2 के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी है वो आ जाती है I1 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आ गया है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी, ऊपर जो था वो था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी। इस तरीके से इंटेंसिटी है, सारा का सारा जो लॉजिक है वो अपने पास में आ चुका है। ऐसे ही करके बेटा अपने पास में क्वेश्चन बनेंगे, इन पे बेस्ड ही इंटरफेरेंस के क्वेश्चन आपको करने होंगे। लिख दिया है भाई, इंटरफेरेंस को बढ़िया तरीके से समझ लिया है, इससे ज्यादा इंटरफेरेंस में और कुछ आने का चांस नहीं है। चलो तो बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। टू वेव्स आर हैविंग एम्पलीट्यूड इन रेशियो, दो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड है 2:1 में। फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू दैट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी है ना बेटा, उसका हमें रेशियो निकालना है भाई। तो बेटा दो वेव है, उनका एम्पलीट्यूड गिवन है भाई, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, पहली वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको 2 मान लिया है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है वो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, सिंपल ही मान लिया करो, इसमें 1A 2A ऐसा मानने के बजाय में सीधा मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो ही निकालना है। अब बेटा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2, तो 2 प्लस 1 3, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, जो कि बन जाएगा 1। इससे अपने पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया है, मैक्सिमम का स्क्वायर है 9 और मिनिमम का स्क्वायर है 1। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है 9:1। तो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है तो ये कंसेप्ट यूज किया जाएगा। अच्छा तो मेरे बच्चे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं, जिससे कि और इसकी चीज समझ में आए। टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी इंटेंसिटी इन रेशियो 4:1, दो वेव है जिनकी इंटेंसिटी है 4:1। तो इस केस में निकालना है फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू दैट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। अब दो वेव की अगर इंटेंसिटी गिवन है, फिर मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है, तो वो हम किस तरीके से निकाल पाएंगे, ये अपने पास में है नया क्वेश्चन। मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, अंडर रूट ऑफ I1, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला इंटेंसिटी के टर्म्स में क्या होता है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी का होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ पहले की इंटेंसिटी जो 4 है वो है पहले की इंटेंसिटी, और ये है दूसरे की इंटेंसिटी। 4 का अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 2, और 1 का अंडर रूट करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 माइनस 1।
टू प्लस वन मतलब कि 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वन मतलब कि 1 का स्क्वायर। इसका जो रेशियो है वो भी क्या आ जाएगा, 9:1। अब इसमें जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो भी हमने निकाल लिया है। बेटा कुछ चीजें जो है हम धीरे धीरे देखो सीखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे आंसर जो है आपके एक दिन में ही निकलने लग जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीजें हैं, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। तो निकालना इतना ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इतना नहीं है कि भाई पागल ही हो जाओ इनको निकालते निकालते, आसानी से निकाली जा सकती है। आसान तरीका जो है वही मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो भाई इस पे बेस्ट अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि और थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है भाई, टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स आर। दो सुपर इम्पोजिंग जो वेव हैं वो इस तरीके से हैं, 2 sin of 2 पाई 10t-0.4x। दूसरी वेव है वो है 4 sin of 2 पाई × 20t-0.8x। ठीक है, इस केस में हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू दैट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी से मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों वेव को पहले समझो भाई। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड हमने लिख दिया, पहली वाली का जो एम्पलीट्यूड है वो देख के ही पता चल रहा है, A1 जो है वो है 2। दूसरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है भाई 4। अब बेटा दोनों वेव का जो ओमेगा है वो भी अलग अलग है। पहली वेव का जो ओमेगा है और दूसरी वेव का जो ओमेगा है वो देखो क्या है। पहली वेव का जो ओमेगा है, ओमेगा क्या हो जाता है, तो टी के साथ में मल्टीप्लाई में है, वो है 2 पाई × 10। ठीक है, मतलब कि 20 पाई। दूसरी का जो मतलब साइन के अंदर जो है ना उसको लिखते हैं ओमेगा × टी। इस 2 पाई को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 पाई टी प्लस 2 पाई × 0.8x। जो ओमेगा 2 है वो है 2 पाई × 20, इसका मतलब है 40 पाई। A1 A2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, इस तरीके से दोनों की वैल्यू जो है वो हमने लिख दी है। यहां से हमें पता चलता है इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इंटेंसिटी बन जाएगी। पहली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी बनेगी बेटा ए इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 20 पाई का स्क्वायर। इसको इतना ही रख लेते हैं क्योंकि इसका रूट भी निकालना पड़ेगा बेटा। रूट निकालना पड़ेगा तो आगे जाके सोल्व करना ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो वेव है उसकी इंटेंसिटी के इंटू दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसका स्क्वायर इंटू दूसरी वेव का जो ओमेगा है उसका स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। I1 I2 दोनों की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी टू दैट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, इसका जो रेशियो हमें निकालना है वो आ जाएगा √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर √I1 माइनस √I2 का √I1 वाली वैल्यू है उसका रूट, ये आ जाएगा √k, इसमें तो स्क्वायर है वो हट जाएंगे, ये बन जाएगा 40 पाई। ठीक है, इसका बनेगा √k और 160 पाई, 4 × 40 बन जाता है 160 पाई, इसका स्क्वायर
दूसरी का जब एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो इसका अंडर रूट के 2 का स्क्वायर है तो उसका रूट करेंगे तो 2 इंटू 20 पाई मतलब कि 40 पाई। अरे सोल्व तो कर ही रखा है, बस माइनस ही तो लगाना है। ठीक है, तो बेटा ऊपर में अंडर रूट के कॉमन है, पाई जो है वो कॉमन है और 40 कॉमन है, तो देखो क्या बनता है 40 प्लस 40 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ये बचेगा 1 प्लस 4, ये बचेगा 1 माइनस 4। 1 प्लस 4 है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25 और जो 3 है उसका स्क्वायर है 9। इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा बेटा 25:9। इस आंसर को ऐसे करके हमने किया है। बस कैलकुलेशन ही थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई। कैलकुलेशन में मानता हूं थोड़ी सी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कैलकुलेशन, ज्यादा मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन भी, ठीक है। बट अपने पास में आंसर जो है वो बिल्कुल इजी सा आ गया है और इजी सा आंसर ही निकालना था जो कि हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। क्लियर है बेटा? किसी को अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसके लिए बिल्कुल भी मनाही नहीं है। इसके बाद में कोई भी वेव है उसके अंदर में जो दूसरे टाइप का फेनोमिना है वो है अपने पास में बीट्स। कोई भी वेव है उसमें बेटा दूसरे टाइप का फेनोमिना है, उसको क्या बोला जाता है, वो है बीट। बीट्स को समझते हैं, अपने पास में जो बीट्स हैं वो क्या होता है। अब बेटा अगला जो कंसेप्ट है वो है बीट्स। बीट्स का मतलब है कोई भी दो वेव हैं जिन वेव को हम आपस में सुपर इम्पोज करें, ठीक है, और उनके बीच में फ्रीक्वेंसी में स्लाइट सा डिफरेंस हो, फिर उनका जो रिजल्टेंट बने उसको बोला जाता है बीट। ठीक है, चलो तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं। when two when two sounds of slightly different frequency are sounded together। दो फ्रीक्वेंसी है या दो साउंड हैं जिनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है और दोनों को एक साथ हमने बजा दिया, ठीक है, देन इट फॉर्म बीट। तो इससे जो मिलके बनता है उस चीज को बोला जाता है बीट्स। चलो तो बेटा बीट्स हैं, इनको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से समझ लेते हैं। ठीक है भाई, दो अपने पास में फ्रीक्वेंसी है जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है मतलब कि ऐसा माइनर सा डिफरेंस है 2-4 हर्ट्ज का। ठीक है, तो दो सोर्स अज्यूम करते हैं, पहले मैथमेटिकली आपको समझा देता हूं। ठीक है, लेट टू हार्मोनिक साउंड वेव ऑफ नियरली इक्वल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे हैं दो अपने पास में, एक है साउंड या है एक है जिसका मतलब है ए कोस ऑफ ω1t माइनस के एक्स प्लस एक्स में जा रही है, दूसरी है ए कोस ऑफ ω2t माइनस के एक्स। ω1 और ω2 के बीच में स्लाइट सा डिफरेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर इन दोनों को हम एक साथ में साउंड टुगेदर कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो क्या बन जाता है, S1 प्लस S2। तो उसको लिख सकते हैं ए इंटू कोस ऑफ ω1t माइनस के एक्स प्लस कोस ऑफ ω2t माइनस के एक्स। ऐसे करके भाई दोनों बन गए हैं। चलो तो बेटे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, कोस है कोस ए प्लस बी, ये अपने पास में बन गया है कोस ए, ये बन गया है कोस बी। इसका फॉर्मूला बेटा हमें लगाना है, तो फॉर्मूला लिख देता हूं
कोस ए प्लस कोस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ऐसे करके अपने पास में जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। लिखते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला बना देते हैं। अब ए जो है वो अपने पास में ऐसे ही रहेगा, साथ साथ में 2 भी आ गया। कोस ऑफ ए प्लस बी, इसमें इस चीज को ऐड करेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके अंदर में इसको ऐड किया तो अपने पास में आ गया है ω1 प्लस ω2 इंटू टी बाई 2 माइनस 2kx बाई 2। ठीक है, कंप्लीट है, उसको वही 2 से डिवाइड कर दिया। कोस ऑफ ए माइनस बी, इसके अंदर में से इसको घटाया तो ω1t से ω2t है वो घट गया, तो अपने पास में क्या बचा है, ω1t माइनस ω2t डिवाइडेड बाई 2, और kx में से kx घटाया गया तो वो 0 ही। चलो तो बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, इधर पे अपने पास में बन जाता है 2a कोस ऑफ ω1 प्लस ω2 इंटू टी बाई 2 माइनस kx इंटू कोस ऑफ ω1 माइनस ω2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ऐसे करके जो रिजल्टेंट है वो बन गया है भाई। अब बेटा इसके अंदर में दे क्या है, ये वाला तो अपने पास में वेव का पार्ट है, ये वाला अपने पास में एम्पलीट्यूड का पार्ट है। तो एम्पलीट्यूड जो है उसका पार्ट देखो क्या बना है, 2a कोस ऑफ ω1 माइनस ω2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये बन गया है एम्पलीट्यूड का पार्ट, और साथ साथ में कोस ऑफ ω1 प्लस ω2 डिवाइडेड बाई 2t माइनस kx, ये अपने पास में बन गया है ट्रैवलिंग वेव का पार्ट। ठीक है, तो बेटा जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है, जो अपने पास में वेव का जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड अपने पास में फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो अपने पास में फिक्स नहीं है, क्योंकि ω1 और जो ω2 है वो अपने पास में दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस था। ठीक है, अब ये जो है अपने पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है भाई, इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आ सकती है -2। तो जो एम्पलीट्यूड है वो 2a से लेकर -2a के बीच में ओसिलेट करता रहेगा। ठीक है, इस चीज को क्या बोल गया है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये बची हुई वेव वाली इक्वेशन की टर्म है, वेव की टर्म होती है वो। ठीक है, तो इधर हियर हियर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज नॉट कांस्टेंट, it is oscillating with time। ठीक है, ये अपने पास में ओसिलेट कर रहा है टाइम के साथ में, तो ये प्योर हार्मोनिक वेव तो है नहीं। ठीक है, इसके अंदर में जो अपने पास में ये जिस एम्पलीट्यूड से, ये जिस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहा है ω1 माइनस ω2 बाई टी, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड हमें सुनाई देने लग जाएगा। इसको बोला जाता है बीट फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाएगा बीट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो अपने पास में बीट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक सेकंड रुकना, इस 2 को भी इधर ले आता हूं भाई। ठीक है, 2ω बी है, इसको हमने नाम दे दिया है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बीट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नेम्ड एज बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको बोला जाएगा बीट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो। और जो अपने पास में ये जो टर्म है, ठीक है, यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बीट की, तो बीट की फ्रीक्वेंसी को भी निकाला जा सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, उसका फॉर्मूला हो जाता है f1 माइनस f2। तो इस चीज को याद रखना है, सिर्फ कोई भी दो फ्रीक्वेंसी है उनके अंदर अगर स्लाइट सा डिफरेंस है, ठीक है,
तो उससे मिला के जो अपने पास में बीट है वो बीट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को बोला जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है अपने पास में कि बीट फ्रीक्वेंसी है टू फ्रीक्वेंसी और 11 हर्ट्ज एंड 9 हर्ट्ज, दे विल फॉर्म ए बीट ऑफ 2 हर्ट्ज। उन दोनों से मिलके जो एक बीट बन रही होगी उस बीट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा 2 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसे होता है बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी में सिर्फ ये इतनी सी जो टर्म है वो याद रखनी। ठीक है, एक बार इसका यूज करके ये भी पूछा जा सकता है टाइम पीरियड ऑफ बीट। टाइम पीरियड ऑफ बीट, टाइम पीरियड ऑफ बीट को डिफाइन किया जाएगा 1/बीट फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट बन जाता है 1/f1 माइनस एफ। तो टाइम पीरियड ऑफ बीट अगर पूछा जाए तो ये भी बता सकते हैं, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। ऐसे करके अपने पास में बन जाता है आंसर। ठीक है, जो दो वेव है बेटा सुपर इम्पोज होकर जो बनती है ना, उसके लिए आपको जो एग्जांपल है वो दिखा देता हूं एक बार। तो बेटा ये है एक ग्राफ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, इस ग्राफ को मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे है एक ये, फिर है एक ये। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है ना उसका एम्पलीट्यूड है 1, इससे नीचे वाले का भी एम्पलीट्यूड 1 है, और इससे नीचे जो रिजल्टेंट बना है वो है। ठीक है, ऊपर वाली जो हार्मोनिक वेव थी वो थी 11 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की हार्मोनिक वेव। ठीक है, इससे नीचे वाली जो दूसरी वेव बन रही है वो है 9 हर्ट्ज की एक हार्मोनिक वेव। ठीक है, इन वेव के अंदर में स्लाइट सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का दिख रहा है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। इन दोनों से मिला के जब सुपर इम्पोज हमने किया तो उस केस में क्या हुआ बेटा, इस तरीके का अपने पास में जो सिनेरियो है वो बन गया। ये सिनेरियो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्पलीट्यूड है वो डबल हो गया है। मतलब कि एम्पलीट्यूड है वो 2 और -2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स नहीं है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है। एक्चुअल वेव वो देखो कैसी कैसी बन गई है, ऐसी ऐसी। ठीक है, इस तरीके से जो इसकी वेव बन गई है, तो यहां से हमें जो सुनाई देगा वो 2 हर्ट्ज की बीट सुनाई देगी। इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो डिफरेंस है उसके इक्वल की बीट हमें सुनाई देती है। तो ये हो जाता है अपने पास में बीट का जो सिनेरियो है वो। ठीक है, अब आपको जो बीट फॉर्मेशन है, जो बीट है उसको सुना के दिखाता हूं। ठीक है, अगर हम बेटा कोई दो फोर्क लेते हैं, ठीक है, या कोई दो ऐसी साउंड लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट सा डिफरेंस है, फिर उसको अगर हम सुनते हैं तो वहां से हमें बीट सुनाई देती है। तो मैं इसके कोरस्पोंडिंग एक आपको एग्जांपल सुना के दिखा रहा हूं, जिससे एक बार समझने की कोशिश करना कि कैसे होके बीट फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, देखो तो बेटे वेब कैम कर लेता हूं ऑन। इसके लिए मैं दो फोन ले लेता हूं। ठीक है, दो मैंने क्या ले लिए हैं भाई, दो मैंने फोन ले लिए हैं। एक फोन के अंदर में मैं साउंड प्ले करता हूं 1000 हर्ट्ज की। एक बार रुकना जरा। 1000 हर्ट्ज साउंड। ठीक है, यूट्यूब से ही बजा रहा हूं। ठीक है, और एक बार मैं साउंड वेव ले रहा हूं 1002 हर्ट्ज की। एक बार रुकना बेटा, ये फोन है, इस फोन का यूज कर रहा हूं मैं। 1002 हर्ट्ज साइन टोन। चलो देखता हूँ यूट्यूब पे मिल जाएगा। हाँ, हम्म,
देखो तो बेटा इसमें जो प्ले कर रहा हूं ना, इसमें है, इस वीडियो को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये अपने पास में है एक साइन टोन है जो कि 1000 हर्ट्ज की। एक मैं दूसरी साइन टोन बजा रहा हूँ जो कि है 1002 हर्ट्ज। ठीक है, इसको सुनोगे तो ऐसी सुनाई देती है। ठीक है, ऐसे है, ये है बेटा अपने पास में 1002 हर्ट्ज की साइन टोन। इसको मैंने ऐसे करके प्ले कर दिया। ठीक है, ये अपने पास में 1000 हर्ट्ज की साउंड टोन है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, अब देखो ये दोनों साउंड है, दोनों को मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, माइक के पास में रखता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बीट सुनाई दे रही हो। ठीक है, इस तरीके से होता है अपने पास में बीट फॉर्मेशन। कोई भी बेटा दो फ्रीक्वेंसी चूज करो जो कि अपने आसपास की ही फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों से मिलके एक साउंड बनेगी जो कि अपने पास में बीट बन जाएगी। ऐसे हो जाता है अपने पास में बीट। ठीक है, तो बेटा बीट के कोरस्पॉन्डिंग कुछ एक दो क्वेश्चन है वो बता देता हूं, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, एक अभी एक तो ये एग्जांपल ले लेता हूं भाई। एक फोन है, ठीक है, एक फोन है बेटा जिसके अंदर में साउंड मैंने ऑन कर दी है जो कि है 1000 हर्ट्ज की। ठीक है, एक भाई दूसरा फोन है जिसके अंदर मैंने साउंड ऑन कर दी है 1002 हर्ट्ज की। दोनों को एक साथ अगर बजाएंगे तो इससे जो बीट बनेगी उस बीट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस, इसी को बोला जाता है बेटा बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाता है, 2 हर्ट्ज का मतलब है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड या 2 बीट पर सेकेंड, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी है तो 2 बीट पर सेकेंड अपने पास में हो गया है। चलो तो बेटा एक अपने पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनाता हूं भाई। इस क्वेश्चन को समझना बेटा क्या है। अगर अपने पास में कोई 3 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उन तीनों को अगर मैं एक साथ बजाऊं तो हमें नंबर ऑफ बीट कितनी सुनाई देंगी, वो समझने वाली बात है। ठीक है, लेट वी हैव 3 फ्रीक्वेंसी। अपने पास में है 3 फ्रीक्वेंसी, एक है 400 हर्ट्ज, एक है 402 हर्ट्ज एंड एक है 404 हर्ट्ज। इस तरीके से बेटा अपने पास में 3 फ्रीक्वेंसी हैं और साउंडेड टुगेदर, साउंडेड टुगेदर हाउ मैनी बीट्स आर ऑब्जर्व। कितनी नंबर ऑफ बीट है वो ऑब्जर्व होंगी, ये अपने पास में बेटा क्वेश्चन बन गया है। 3 फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज और 404 हर्ट्ज। ये लिख दिया भाई 400, एक 402 और एक लिख दिया 404। अगर इनको आपस में बजाया जाए तो कितनी नंबर ऑफ बीट है वो सुनाई देंगी। तो बेटा देखो 400 और 402 से मिलके जो बीट बनेगी वो कितने हर्ट्ज की होगी, 2 हर्ट्ज की। 402 और 404 से मिलके जो बीट बनेगी वो कितने हर्ट्ज की होगी बेटा, 2 हर्ट्ज की। तो 400 और 404 से मिलके जो बीट बनेगी वो हो जाएगी 4 हर्ट्ज की। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली अपने पास में कितनी नंबर ऑफ बीट्स हैं वो बनी है, 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज। तो हमें कितनी सुनाई देनी चाहिए, 3। बट इसमें आ जाती है अपने पास में प्रॉब्लम। बेटा ये जो 2 हर्ट्ज है, ये जो 2 हर्ट्ज है, दोनों अपने कानों को एक जैसी ही नजर आएंगी, हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये दोनों हैं, ये एक ही सुनाई देंगी। 4 हर्ट्ज है वो एक सुनाई देगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है 2। 2 बीट सुनाई देंगी, एक तो होगी 2 हर्ट्ज की और एक होगी 4 हर्ट्ज की। ये हो जाता है इसका आंसर। 2 बीट अपने पास में ऑडिएबल होंगी, 2 हर्ट्ज और 4 हर्ट्ज। इतना सा है इसका। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चन है उनमें ध्यान रखना कि कितने नंबर ऑफ बीट है वो सुनाई देंगी। इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पे 3 बीट है वो सुनाई देंगी। इसकी बजाय में अगर सिंपल ऐसा एग्जांपल हो 400 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज और एक है 403 हर्ट्ज, कितनी अलग अलग बीट है वो सुनाई देंगी या कितनी बीट सुनाई देंगी। बेटा 400 और 402 हर्ट्ज ये दोनों एक साथ जब बजेंगे तो अपने पास में 2 हर्ट्ज की बीट सुनाई देगी। 402 और 403 दोनों एक साथ साउंड करे जाएंगे तो इनके बीच में जो एक बीट हमें सुनाई देगी वो होगी 1 हर्ट्ज की बीट। नेक्स्ट है 400 और 403 हर्ट्ज, इन दोनों को एक साथ चलाएंगे तो 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बीट सुनाई देंगी, तो 3 बीट सुनाई दे जाएंगी। तो इसका जो आंसर है 3 बीट्स। कितनी बीट सुनाई देंगी बेटा? 3 बीट सुनाई देंगी। ऐसे हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको जो दिखाने वाला हूं वो है बेटा ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, नोट करके चाहे इस चीज को लिख लो, ट्यूनिंग फोर्क। भाई ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? पहले तो इसको यूट्यूब पे सर्च करके दिखाता हूं भाई ट्यूनिंग फोर्क है वो दिखता कैसा है। ठीक है बेटा, ट्यूनिंग फोर्क है ना वो ऐसा सा डिवाइस होता है, ऐसा सा डिवाइस होता है। इसका जैसे ऐसा सा रहता है, इसको अगर ऐसे मारेंगे तो टन से आवाज आएगी और वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की आवाज आएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली कुछ इन पे फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के ही होते हैं ये ट्यूनिंग। ठीक है, जैसे 200 हर्ट्ज का है तो उससे हमेशा ही 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी। ठीक है, तो एक सोर्स होता है जिसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 659 इसकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको जब भी हम बजाएंगे, इसको जब भी टन से करेंगे तो हमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की आवाज है वो सुनाई देने लग जाएगी। ये हो जाता है ट्यूनिंग फोर्क। ऐसा सा दिख रहा होता है एक डिवाइस जिसको मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। ठीक है, ये एक डिवाइस है, डिवाइस दैट प्रोड्यूस ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अपने पास में एक डिवाइस है जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, इस चीज को बोला जाता है बेटा ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, तो अगर एक ट्यूनिंग फोर्क है 400 हर्ट्ज का, एक ट्यूनिंग फोर्क है 402 हर्ट्ज का, दोनों को अगर हम एक साथ बजाएंगे तो उससे 2 हर्ट्ज की बीट बन रही है। ये ट्यूनिंग फोर्क का कंसेप्ट है, ऐसे होता है ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है बेटा, ट्यूनिंग फोर्क तक की जो चीज है वो हमने समझ ली है। इसके बाद में इससे आगे वाली जो चीजें हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं।